Hello students, I am Pooja and I welcome you to the online classes of KPS. Today we will start our lesson 3rd of class 10th history, retribution and struggle against British Empire. कि किस प्रकार से इंडिया के लोगों ने ब्रिटिश कंट्री या ब्रिटिश जो लोग थे उनसे बदला लिया, किस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल किया ताकि ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया से ख़त्म किया जा सके, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो अपनी खुद की इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए एक एम्पायर इस्टेब्लिश करना चाहती थी और उसके लिए वो किसी प्लेस की सर्च में थी। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड जो है वो इंडिया में शुरू हुआ जब इंडिया के लोगों के ऊपर एट्रोसिटीज़ हुई, अत्याचार हुए, एक्सप्लॉयटेशन हुआ, उनका शोषण हुआ। और एंशियंट टाइम से ही हम सभी को पता है कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इंडिया एक प्रोस्पेरियस नेशन था और इसी के साथ साथ वर्ल्ड की दूसरी जितनी भी कंट्री थी और इसी के अंदर ब्रिटिशर्स भी आते हैं, वो भी एक अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे कि किस प्रकार से इंडिया को एक्सप्लॉइट किया जाए। और यही करने के लिए ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया आए ट्रेडर बनकर। ये भी हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स जो है वो जब इंडिया में आए थे तो वो ट्रेडर बनकर आए थे और धीरे धीरे इंडिया के मास्टर बन गए थे। बाद में उन्होंने ट्रेडर से अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके रूलर बना लिया और उनके आने से इंडिया की सोशल, इकोनॉमिक और कल्चरल तीनों ही सिस्टम को एक काफ़ी बड़ा सेटबैक लगा। तो सबसे पहले शुरू होता है स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम 1757 टू 1857। 1857 का जो रेवोल्यूशन था उसके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन उससे पहले के इन सालों में क्या हुआ था 1757 से 1857 तक, उनके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। ऑन 23 सितंबर 1600 ब्रिटिश ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने एक कंपनी शुरू की इंडिया के अंदर। नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। और बाद में ये जो दो कंपनीज थी, इन दोनों कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बनाएगी जिसे नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी उसने भी ईस्ट के साथ ट्रेड करने को एक जो है अधिकार बताया और इस चीज़ का राइट जो है उन्हें दे दिया। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली परमानेंट ट्रेडिंग हब लगाई सूरत के अंदर। फिर 1604 में मद्रास के अंदर सेंट जॉर्ज जो है फोर्ट बनवाया गया। 1717 में एक फरमान जो है वो जारी किया गया मुग़ल एम्परर फर्रुखशियार, जहाँ पे कि 38 विलेजर की ओनरशिप का जो लैंड था वो उसके पास था। तो उसके बदले में 3000 रुपीज़ जो थे वो एम्परर जो है वो कंपनी से गुड का अगर उसको खरीदने, सामान अगर खरीदने हैं तो उसका टैक्स लगेगा और साथ ही साथ टोल टैक्स जो है वो भी लगेगा। उसने ब्रिटिशर्स को अलाउ कर दिया दस्तक, मतलब एक स्पेशल लेटर होता है अप्रूवल का दस्तक, उसमें ये सब चीज़ें लिखकर अलाउ कर दिया कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो मुग़ल एम्परर फर्रुखशियार को पैसे देती है 3000 रुपीज़ पर मंथ एज ए टैक्स, तो फिर वो उसे 38 विलेजेस की ओनरशिप जो उसे दे दी जाएगी और वो इंडिया के अंदर ट्रेड कर सकते हैं और उन्हें टैक्स भी देना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने उस तरफ ज़्यादा अटेंशन न देकर अपनी अटेंशन दी बंगाल को। उस टाइम में फ्रॉम 1757 से पहले ब्रिटिशर्स जो है दूसरी यूरोपियन कंपनी से हार गए थे और वो जो है अपनी सुपरमेसी जो है वो प्रूव करना चाहते थे। जब उन्हें मुग़लों से ये फरमान मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अंदर इंटरफेयर करना ज़्यादा शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि मुग़लों की तरफ से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि मुग़ल एम्परर ने पहले ही एक फरमान जारी कर दिया था कि बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी उसको पैसे देगी। तो अब उन्होंने अपना इंटरेस्ट उस तरफ ना दिखाकर बंगाल की तरफ दिखाया। उस टाइम में बंगाल का नवाब जो था वो अलीवर्दी खान था, जिसकी मृत्यु हो गई थी 10 अप्रैल 1756 में। फिर उसका सक्सेसर आया, उसका उत्तराधिकारी आया सिराजुद्दौला। वो जो है अपनी छोटी बेटी जो है उसको नवाब बनाना चाहता था और दूसरी तरफ शौकत जंग जो है, जो कि पूर्णिया का गवर्नर था, वो भी नवाब बनना चाहता था। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इस सिचुएशन का, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई थी इसका फ़ायदा उठाया और किसी एक को, मतलब नवाब जो था उसे फाइनेंशियल इश्यूज़ के बीच में फंसाकर या फिर दोनों के बीच में प्रोटेक्शन के लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर
लड़ाई झगड़ा शुरू करवा दिया। अब नवाब और ब्रिटिशर्स जो थे उन दोनों के बीच में झगड़ा हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ, क्योंकि दोनों के बीच में लड़ाई थी। शौकत जंग जो था वो जो है नवाब बनना चाहता था, और उसी के साथ साथ अली वर्दी खान का जो सक्सेसर था सिराजुद्दौला, वो नवाब बन गया। अब क्या था, ब्रिटिशर्स ने फ़ायदा उठाया उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट का, और साथ ही साथ क्या किया, प्रोटेक्शन दिया उन लोगों को जो कि नवाब के खिलाफ थे। बहुत सारे डिस्प्यूट हुए, फाइनेंशियल इश्यूज भी हुए ब्रिटिशर्स और नवाब के बीच में, और इसका परिणाम क्या निकला, बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 को। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, प्लासी का युद्ध जो है वो 23 जून 1757 में हुआ था, जिसके अंदर ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए और नवाब जो है उसको मार दिया गया। अब ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया मीर जाफ़र को एज ए नवाब ऑफ बंगाल, क्योंकि अब ब्रिटिशर्स जो है उस मीर जाफ़र से अपने खुद के कामों को करवा सकता था, क्योंकि अपॉइंट ब्रिटिशर्स ने किया था तो उसे काम भी वही करना था जो ब्रिटिशर्स उसे बोलेंगे। 1760 में मीर जाफ़र जो है वो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो थे ब्रिटिशर्स के, उनको पूरा करने में असफल रहा। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया, मीर जाफ़र को वहाँ से हटा दिया गया। नवाब बनने के बाद मीर कासिम ने एफर्ट्स किए कि बंगाल के अंदर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म्स जो है वो तैयार किए जाए, कुछ नया प्रशासनिक ढांचा बनाया जाए, लेकिन ऐसा वो नहीं कर पाया। किसकी वजह से, एक तो वहाँ पे करप्शन था, भ्रष्टाचार था, दूसरा जो है ब्रिटिश लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस उसके काम में कर रहे थे। डिस्प्यूट हुए फाइनेंशियल इश्यूज़ को लेकर, कुछ फैसिलिटीज़ जो है वो शुरू की गई, जिसकी वजह से नवाब और ब्रिटिशर्स के बीच में लड़ाई झगड़े शुरू हुए। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला, परिणाम क्या निकला, बक्सर का युद्ध हुआ जो कि 22 अक्टूबर 1764 में हुआ। ध्यान रहे, बक्सर का युद्ध जो है वो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था, जिसके अंदर नवाब हार गया, ब्रिटिशर्स जो है वो जीत गए। और इस बैटल से प्रूव हो गया कि इंडियन के लिए ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। बैटल के बाद ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट खुद को दे दिया। मतलब पहले नवाब को लगाया जाता था, अब नवाब का पद नहीं था, अब वो खुद डायरेक्टली जो है बंगाल से रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे थे, बिहार से और उड़ीसा से भी। इसका रिजल्ट क्या निकला, इंडियन ट्रेड और इंडस्ट्री जो थी उसको काफ़ी बड़ा झटका लगा। नेक्स्ट आता है ब्रिटिशर्स का स्ट्रगल मराठा और मैसूर के अगेंस्ट। 18th सेंचुरी में मराठा पावर जो थी वो इंडिया के अंदर सबसे मेजर पावर थी, लेकिन बैटल ऑफ पानीपत जो कि 14 जनवरी 1761 में हुई थी, ध्यान रहे, बैटल ऑफ पानीपत, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 14 जनवरी 1761, मराठा पावर जो है उसे भी काफ़ी बड़ा उसके बाद झटका लगा। मराठा जो है अब कैपेबल नहीं थे कि वो इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स को अधिकार करने से रोक सके। अब ब्रिटिशर्स जो है वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे थे कि किस प्रकार से मराठा को डोमिनेट किया जाए। 1772 में पेशवा माधव राव की डेथ हो गई थी, उसका भाई नारायण जो है वो पेशवा बना, लेकिन रघुनाथ राव जो है जो कि उसका अंकल था, जो कि पुराना पेशवा था, अब वो वापस से पेशवा बनना चाहता था। अब ब्रिटिशर्स को एक अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि वो मराठा किंगडम को डिवाइड कर सकते हैं, और 6 मार्च 1775 में ट्रीटी ऑफ सूरत की संधि हुई। ध्यान रखना, ट्रीटी ऑफ सूरत कब हुई थी, 6 मार्च 1775 में ब्रिटिशर्स और रघुनाथ राव के बीच हुई थी। और इसके अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स जो है वो रघुनाथ राव की हेल्प करेंगे उसकी पेशवा बनने में, और पेशवा जो है उसे लगान का हाफ पार्ट जो है, जो भी उसे जिन जगहों पे वो रूल कर रहा है वहाँ से मिलेगा, वो ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा। इसी तरीके से जो लक्ष्य था रघुनाथ राव का, वो उसे लग रहा था कि हाँ इस ट्रीटी से पूरा हो जाएगा, और बॉम्बे गवर्नमेंट जो है उसने भी मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में जो है इनविटेबल, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने इन दोनों के बीच में जो संधि हुई थी, इसका जो है एक वो होता है कि लिखित में तैयार करना, ये तैयार करने का काम बॉम्बे गवर्नमेंट ने किया था। और जो स्ट्रगल हुआ था फिर मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में, वो काफ़ी लंबा चौड़ा चला था। जैसे सबसे पहले हुआ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, पहली लड़ाई है मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच की। ब्रिटिशर्स और मराठास के बीच में 1775 से 1782 तक
जो है कॉन्फ्लिक्ट चला, लड़ाई झगड़े मतभेद चले। इस स्ट्रगल में ब्रिटिशर्स आर्मी जो थी वो जो है यूनाइटेड मराठा आर्मी से हार गई और अब उन्हें एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी करनी पड़ी वडगांव की 29 जनवरी 1799 में। और इस संधि के अकॉर्डिंग ब्रिटिशर्स जो है उनको वो प्रदेश मराठाओं को वापस देने पड़ेंगे जो उन्होंने उनसे पहले ले लिए थे। और रघुनाथ राव को जो है वो पुणे कोर्ट में पकड़ा दिया गया और इसी के साथ साथ उन्हें 41,000 रुपीज़ जो है वो पे करने थे। ब्रिटिशर्स को मराठाओं को देने थे 41,000 रुपीज़ वॉर डैमेजेस के रूप में। फिर उसके बाद वापस हुआ सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। ये दूसरा युद्ध था जो मराठा और ब्रिटिशर्स के बीच में हुआ था। ये स्ट्रगल जो है वो 1802 से 1805 तक चला। रीज़न क्या था इस स्ट्रगल का कि जो लॉर्ड वेल्सले था उसकी बहुत ज़्यादा मांगें बढ़ती जा रही थी, उसके गलत लक्ष्य थे और म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट हुआ मराठा के मुखिया जो थे उनके बीच में। इस स्ट्रगल में मराठा मुखिया जो थे वो डिवाइडली अलग अलग होकर ब्रिटिशर्स से लड़े और हार गए, क्योंकि पहले युद्ध में क्या था, सभी मराठा एक होकर लड़े थे तो ब्रिटिशर्स हार गए थे। लेकिन अब उनके जो चीफ थे उनके बीच में आपस में ही लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वो अलग अलग लड़े और अलग अलग लड़ने की वजह से वो हार गए ब्रिटिशर्स से। भोंसले जो है उसने साउथ इंडिया से स्ट्रगल किया और हारने के बाद बैटल ऑफ अमरगांव हुई। अमरगांव का युद्ध हुआ 1803 में और उसके बाद जो है संधि हुई देवगांव की ब्रिटिशर्स के साथ 17 दिसंबर 1803 की। सिंधिया जो है वो लालवाड़ी के युद्ध में हार गया और उसने ट्रीटी ऑफ सूरजयंजन गांव की 13 दिसंबर 1803 में। तो ये स्ट्रगल जो था होलकर जो थे और ब्रिटिशर्स जो थे वो इनडिसिसिव थे, मतलब वो कोई निश्चय पर नहीं पहुंच पा रहे थे कि लड़ाई के बारे में क्या कहा जाए। और फिर ट्रीटी ऑफ राजघाट की संधि हुई बोथ पार्टीज़ के बीच में 1806 में, जिसके अकॉर्डिंग होलकर ने जो है अपने जितने भी राइट थे वो रिवर चंबल का जो एरिया था वहाँ पर दे दिए और साथ ही साथ ये भी प्रॉमिस किया कि राजपूताना के जितने भी इंटरनल मैटर्स होंगे वो उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर आया तीसरा एंग्लो मराठा वॉर जो ब्रिटिशर्स और मराठाओं के बीच में हुआ था, तीसरा युद्ध। 13 जून 1817 में ब्रिटिशर्स जो है उन्होंने एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन की, मतलब दूसरों का शोषण करने वाली, अत्याचार करने वाली पेशवाओं के साथ। 5 नवंबर 1817 में दूसरी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन की गई सिंधिया के साथ। और ये दोनों संधि जो थी वो ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में सबसे सुप्रीम पावर रखते हैं, बस यही प्रूव करने के लिए की गई थी। ऑफेंसिव बाउंड्स जो थे उन सबको ख़त्म करना था। मराठाओं ने इसके अगेंस्ट स्ट्रगल शुरू किया, लेकिन पेशवा जो है उन्होंने अपनी जगह खो दी किरकी नाम से। भोंसले अपना जगह खो दिया सितवर्दी और होलकर्स ने अपना प्लेस खो दिया महिदपुर से। 18 जून 1818 में मलकॉम जो है उसने एक ट्रीटी की, एक संधि की पेशवाओं के साथ और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो पेशवा का पद है वो ख़त्म कर दिया जाएगा और पेशवाओं को बिठूर भेज दिया जाएगा और उन्हें जो है 8 लाख की पेंशन दी जाएगी। मतलब अब पेशवा का पद नहीं रहेगा, कोई भी नया पेशवा नहीं बनेगा। पेशवा जो है वो पद ख़त्म करके बिठूर चले जाएंगे और वहाँ पर उन्हें 8 लाख रुपए पेंशन के तौर पर दिए जाएंगे। और वहाँ पर पेशवा जो है उसकी मृत्यु हो गई थी 1852 में। और इसी तरीके से ब्रिटिशर्स ने मराठाओं को हरा दिया उनके स्ट्रगल में। और उनकी जो चीज़ उन्होंने यूज़ की थी वो क्या थी, उनकी डिप्लोमेटिक पॉलिसी कौन सी, डिवाइड एंड रूल, कि लोगों को बांट दो और फिर शासन करो, कि लोग जब मिलकर युद्ध करेंगे तो ब्रिटिशर्स जो है मिलकर लोग साथ आएंगे तो ब्रिटिशर्स जीत नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने लोगों को बांटना शुरू किया। नेक्स्ट इज एंग्लो मैसूर वॉर। अब था युद्ध मैसूर के साथ, टीपू सुल्तान, हैदर अली उनके साथ। 1776 में हैदर अली ने मैसूर के राजा नंदराज से सारी पावर सीख ली और पूरी पावर उसके पास आ गई। उसकी डेथ के बाद मैसूर का किंग जो 1876 में उसने अपने खुद को रूलर डिक्लेयर किया, हैदर अली ने। द ब्रिटिशर्स जो है वो हैदर अली को अपने खुद के लक्ष्य के बीच में बाधा समझ रहे थे, तो इसलिए ब्रिटिशर्स जो है वो जॉइंट हुए, मराठास के अगेंस्ट जैसे हुए थे
और निज़ाम जो थे वो भी हैदर अली के खिलाफ थे। लेकिन हैदर अली ने डिप्लोमेटिकली क्या किया, मराठाओं का जो युद्ध हुआ था उस टाइम में निज़ाम को भी उनके साथ अटैच किया था और उस टाइम एक प्रॉमिस लिया था कि वो लार्ज रीजन की ग्रांट जो है वो उसे देंगे। तो 1767 में हैदर अली ने ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंदर जितने भी रीजन्स आते थे उनको इन्वेंट किया और फाइनली ब्रिटिशर्स जो है वो हार गए। हेल्पलेस ब्रिटिशर्स को अब एक संधि साइन करनी पड़ी, ट्रीटी ऑफ मद्रास ऑन 4 अप्रैल 1769 हैदर अली के साथ। और इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जितने भी रीजन्स उससे लिए गए हैं वो उसे वापस लौटा दिए जाएंगे। नेक्स्ट फिर हुआ सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, दूसरा युद्ध ब्रिटिशर्स और मैसूर के बीच में। ब्रिटिशर्स जो है अब अपनी हार का बदला लेना चाहते थे जो कि उन्हें पहले युद्ध में फेस करनी पड़ी थी। और हैदर अली जो है वो ब्रिटिशर्स की गंटूर के ऊपर जो उन्होंने अधिकार किया था उससे बहुत चिढ़ा हुआ था। तो फाइनली हैदर अली ने हाथ मिलाए निज़ाम के साथ और मराठाओं के साथ और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट युद्ध की शुरुआत की। बैटल की शुरुआत हुई जुलाई 1780 में। हैदर अली जो है वो जीत गया, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई 7 दिसंबर 1782 में। और फिर उसका बेटा टीपू सुल्तान जो है अब वो वहाँ का शासक बना। टीपू ने स्ट्रगल को कंटिन्यू किया आगे आने वाले 1 साल तक, लेकिन अब वो युद्ध से थक चुका था। अब दोनों ही पार्टीज़ ने एक संधि साइन की, मैंगलोर की संधि 11 मार्च 1784 में, कि जितने भी रीजन्स जो है उनसे लिए गए थे वो वापस कर दिए जाएंगे। और ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया कि कोई भी मैसूर का इंटरनल इशू होगा उसमें वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, ये इस संधि की शर्त थी। फिर आया थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ब्रिटिशर्स जो है अब वो मैसूर के साथ जो टीपू सुल्तान के साथ थे, अब डच का जो फोर्ट था कन्नौर में और कोचीन के अंदर मालाबार को डिफीट करके हासिल करना चाहते थे। यही रीज़न था युद्ध के पीछे का। किंग जो है त्रावणकोर का, उसने ब्रिटिशर्स का फेवर किया इन फोर्ट को लेने के लिए और टीपू सुल्तान जो है वो गुस्सा हो गया। तो इसलिए अप्रैल 1790 में टीपू जो है उसने त्रावणकोर पर अटैक किया। ब्रिटिश आर्मी ऑफिसर जो था कॉर्नवालिस उस टाइम में, उसने उसी टाइम मैसूर पे अटैक कर दिया एक मैसिव आर्मी को लेकर। टीपू ने ब्रेवली इन सबको फेस किया, लेकिन फाइनली 23 फरवरी 1792 में उसे फिर से एक संधि साइन करनी पड़ी, श्रीरंगपट्टम की संधि। और इस संधि के अनुसार मैसूर का हाफ पार्ट जो है वो ब्रिटिशर्स को दिया जाएगा और ब्रिटिशर्स जो है वो वॉर के अंदर जितना भी लॉस हुआ है उसके लिए 3 करोड़ रुपीज़ जो है वो पे करेंगे। टीपू जो है उसे फोर्स किया गया कि अपने 2 बेटों को जो है उसे ब्रिटिश कस्टडी में देना पड़ेगा एक जेल में डालने के लिए, तो उसे अपने दोनों बेटों को ब्रिटिशर्स को सौंपना पड़ा। फिर आया फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। 1798 में लॉर्ड वेल्सले इंडिया में आया ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर बनकर। वेल्सले जो है इंपीरियलिस्टिक गवर्नर था, वो जो है टीपू सुल्तान की पावर को पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता था या पूरी तरीके से डोमिनेट करना चाहता था कि इंडिया के अंदर कम्प्लीटली ब्रिटिश रूल हो। और अपने इसी ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए उसने सब्सिडरी अलायंस की घोषणा की। सब्सिडरी अलायंस क्या था? अकॉर्डिंग टू सब्सिडरी अलायंस इंडिया का कोई भी रूलर जो है वो अपनी खुद की आर्मी और अपने खुद के वेपन्स नहीं रख सकता। ब्रिटिश कंपनी जो है वो उन्हें हेल्प करेगी आर्मी देने में और वेपन्स देने में। बदले में हर एक इंडियन रूलर को जो है पैसे देने पड़ते थे इसके लिए। टीपू सुल्तान ने इस चीज़ को मानने से मना कर दिया और अप्रैल 1799 में उसने एक अभियान शुरू किया टीपू सुल्तान के अगेंस्ट। श्रीरंगपट्टम फोर्ट जो था उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया गया 4 मई 1799 में और मैसूर जो है उसकी इंडिपेंडेंस ख़त्म हो चुकी थी। टीपू सुल्तान को मृत्यु मिली ब्रिटिशर्स से युद्ध करते हुए।